सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। एक सैंडविच सेशन है, कल मार्केट हॉलिडे है और आज निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है। कल वाली आज प्रीपोन हो गई है, तो वैसे ही इंपॉर्टेंट था। ऊपर से इतने बड़े ग्लोबल डेवलपमेंट्स पे रिएक्शन का दिन। वो मच टॉक्ड अबाउट इस्लामाबाद पीस टॉक्स फेल ही हो गई हैं। कोई निष्कर्ष तो निकला नहीं है उस पीस टॉक से। उल्टा ब्लॉकेड वगैरह की बातें हो रही हैं, ईरानियन पोर्ट्स की रिटेलिएशन ईरान करना चाहता है। तो समीकरण थोड़े बिगड़ने शुरू हुए हैं। तो क्रूड अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट बैरोमीटर है। 97-96 डॉलर्स पे छोड़ा था फ्राइडे को। भाई साहब छुट्टी पे थे क्या आप? पानी अब आया है सुबह से। खैर 96-97 पे था, 101-102 पे आके खड़ा हुआ है और ग्लोब थोड़ा सा ठंडा है, कॉशियस है, अवेटिंग आउटकम्स ऐसा कह लीजिए। गिफ्ट निफ्टी लेकिन थोड़ा सा पेन ज्यादा है, 1.25% की कमजोरी। ऐसे में स्टॉक्स कौन से फोकस में रहेंगे उस पर डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। बताइए पहले दो कौन से स्टॉक्स से पहले बात करेंगे मार्केट की। गिफ्ट निफ्टी आप देखें 330 अंकों की गिरावट के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। अब दिक्कत की बात है कि फ्राइडे तक आप देखें तो संकेत सब कुछ बहुत बढ़िया थे। स्मॉल कैप है, मिड कैप है। थर्सडे का सेशन, फ्राइडे का सेशन काफ़ी शानदार यहाँ पर देखने को मिला था। ओवरऑल मार्केट्स में देखें तो निश्चित स्तरों से काफ़ी बढ़िया तेजी आ गई थी। स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे थे मार्केट की। अगर आप ब्रेथ देखें तो फेवर में आ रही थी बुल्स के, लेकिन अब एकाएक आप देखें तो रिस्क यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब बड़ी चिंता की बात यह है कि जो सबसे बड़ा हेडेक भारतीय बाजार के लिए बना हुआ है ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल, ये अब काफ़ी ज़्यादा सर्च करता हुआ नजर आ रहा है। अभी आज सुबह आप देखें तो 7 से 8% की तेज़ी आपको ब्रेंट और क्रूड में देखने को मिली। और इसके पीछे कारण यही है कि ट्रंप कह रहे हैं कि ब्लॉकेट करेंगे, किसी का भी जहाज़ वहाँ से पास नहीं हो पाएगा। तो ये अपने आप में देखें तो बहुत बड़ी चिंता का कारण है। और दिक्कत की बात यह है कि कल मार्केट की छुट्टी भी है, तो ऐसे में आप देखें तो एक दिन पहले मार्केट हो सकता है कि पूरे दिन आपको नर्वसनेस के साथ कारोबार करते हुए नजर आए। अब रिलायंस के लिए थोड़ी सी नेगेटिव खबर है। आईटी का मूड काफ़ी हद तक टीसीएस के नतीजों ने खराब कर ही दिया। तो संकेतों के लिहाज से देखें तो हमारे पास कुछ खास बड़ा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं और एक स्पेस ऐसी है, एक सेक्टर ऐसा है जहाँ पर आज आपको बड़ी तेज़ी के साथ कारोबार शायद, उम्मीद तो है मुझे, देखने को मिलेगा। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो एक क्रूड का इम्पैक्ट है इसे समझ लेते हैं। और अब तक हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एक इन्वर्स कोरिलेशन की बात कर रहे हैं। लगातार ये इम्पैक्ट होते हुए नजर आ रहा है। ऑफलो से देखें तो एचपीसीएल काफ़ी बढ़िया रिकवर कर चुका है। अब एचपीसीएल आप देखें तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा हाई बीटा है अपने स्पेस में, यानी बीपीसीएल और आईओसी से ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। चाहे क्रूड में गिरावट आती है तो एचपीसीएल ज़्यादा बढ़ता है, और क्रूड में तेज़ी आती है तो एचपीसीएल में ज़्यादा गिरावट आती है। तो ऐसे में पहला स्टॉक है एचपीसीएल, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। दूसरा स्टॉक है पेट्रोनेट एलएनजी। यहाँ पर भी देखें तो जब बात आई थी कि सीज फायर होगा, दोनों के बीच में बात होगी, तो एक रिलीफ, थोड़ा सा रिबाउंड यहाँ पर आपको देखने को मिला। अब आज ये रिबाउंड सस्टेन नहीं कर पाएगा। गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। कारण है कि ट्रंप यही कह रहे हैं कि ब्लॉकेट लगाएंगे। ब्लॉक से लड़ने के लिए एक और ब्लॉकेट की बात करें, यानी जो सिचुएशन है इसका तनाव और लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं पर भी कुछ अच्छी खबरें निकल कर नहीं आ रही है। तो पेट्रोनेट एलएनजी दूसरा स्टॉक है जिसे रखा है इन रेड। भारतीय बाजार में बहुत अच्छा ट्रेड करा है, बहुत अच्छी मजबूती के साथ कामकाज किया है। इस इस्लामाबाद टॉक से पहले भारतीय का ग्लोब थोड़ा सा होपफुल था कि शायद सीज फायर के लिए एटलीस्ट उसके बाद बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं तो कुछ निष्कर्ष निकलेगा। अभी ऐसा हुआ नहीं है। नॉट ऑल इज लॉस्ट, लेकिन जो समीकरण बदले हुए हैं और जो आउट परफॉर्मेंस था, तो स्टॉक्स थोड़े से आज ठंडे शायद होते हुए नजर आया। अब रेडार पे रखेंगे स्टॉक पे होमवर्क के तौर पे। ट्रेड इन्वेस्टमेंट के आइडियाज तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर, आपका ब्रोकर ज्यादा बेहतर बताएगा। किन्होंने आउट परफॉर्म करा था? जो डायरेक्टली एक्सपोज थे। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन पहला, मेरे ख्याल से चार्ट रखिएगा, मंथ 1 महीने का चार्ट रखिएगा अदानी पोर्ट्स का साथ में। मंथ टिल डेट यानी कि इस अप्रैल महीने में 12% 13% के आसपास का उछाल अदानी पोर्ट्स में देखने को मिला। पर उसमें 2 रीजन थे। मिडिल ईस्ट डीएस्केलेशन एक रीजन था, और दूसरा यह भी ध्यान रखिएगा कि अदानी ग्रुप बीच में फोकस में था अच्छी खबरों के चलते। तो पूरे ग्रुप के स्टॉक्स भी आउट परफॉर्म करे, तो उसमें थोड़ा सा उसका भी तड़का है। लेकिन ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोजर के चलते फोकस में मिडिल ईस्ट टेंशन से। पहला डायरेक्ट एक्सपोजर तो इसका हाफिया पोर्ट है, जिसकी बार बार हम लोग जिक्र करते हैं। इजराइल में जो इसका पोर्ट है, मेरे ख्याल से लार्जेस्ट मैरीटाइम हब है इजराइल का वो हाफिया पोर्ट, जो इसने 2-3 साल पहले $1.25 बिलियन में एक्वायर करा था। हालांकि अदानी के लिए
एसेट के तौर पे बड़ा है, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन के लिहाज से बहुत बड़ा नहीं है इस समय हाफिया पोर्ट, लेकिन फिर भी। और दूसरा, जब आप डिस्रप्शन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान के ब्लॉकेड सब की बातें कर रहे हो, तो आप ग्लोबल ट्रेड चोक पॉइंट्स की बात कर रहे हो, तो पोर्ट कंपनी से वैसी फोकस में आ जाती है। इसको लाल रख रहा हूं आज के लिए। दूसरा, ऐसे ही आउट परफॉर्मेंस तगड़ा था, एक्सपोज था लार्सन एंड टूब्रो, मंथ टिल डेट वो भी ऐसे ही, जैसे ये 12-13% उछला था, वैसे ही लार्सन एंड टूब्रो भी 13% के आसपास का जंप, ऑलमोस्ट 4000 पे आके खड़ा हो गया था। अब इसके साथ भी प्रॉब्लम है कि जिस एरिया में ये सब इश्यूज फिर से एस्केलेट होने का डर है, गल्फ, उसमें एलएनटी का बहुत तगड़ा फुटप्रिंट है, बल्कि लार्सन एंड टूब्रो के लिए कहा जाता है सेकंड होम है। भारत के बाद अगर सबसे ज्यादा एक्सपोज कहीं एलएनटी है तो उस एरिया में, अपनी ऑर्डर बुक एक्सपोजर के चलते और फिर उससे रिलेटेड ऑपरेशनल रिस्क, ये सब थोड़े से कंसर्न्स बनते हैं। तो आउट परफॉर्मेंस अच्छा था, एलएनटी जस का तस है, पर क्या है, लिंगरिंग वरीज अगर हैं तो थोड़ा सा स्टॉक को लेकर कॉशियस हो जाइए अच्छा आउट परफॉर्मेंस के बाद। तो अदानी पोर्ट्स और लार्सन एंड टूब्रो इन रेड रख दिए मैंने, आपसे वॉच पे रखिए। अगले 4 स्टॉक्स हैं मेरे पास, एक ही स्पेस से, एक ही खबर के चलते। एक खबर इतनी बड़ी आ गई वीकेंड के दौरान कि मेरी लिस्ट बड़े आसानी से कंप्लीट हो गई और यहाँ पर कन्विक्शन भी बना हुआ है। अब खास बात है कि सारे स्टॉक जो आपके साथ वेल डिस्कस्ड किए हुए हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी के बारे में, और ये जब खबर निकल कर आई तब आप देखें तो काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर एक बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। इनमें से एथर एनर्जी ये स्टॉक है जहाँ पर आप रखिएगा फोकस, और इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्पेस में आप देखें तो कंपनी धीरे धीरे बहुत बढ़िया कामकाज कर रही है। एक तरफ आप देखें तो ओला इलेक्ट्रिक है जहाँ पर बहुत नॉइज़ है, काफ़ी अगर आप देखें तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पर देखने को मिले, बड़े चैलेंजेस है, लेकिन ये कंपनी स्केल अप करती जा रही है। और जो दर्शक इस शो को लगातार देखते हैं उनको पता होगा कि एक चीज़ हमने आपके साथ खास डिस्कस की थी कि इस कंपनी के अंदर एक स्पेशलिटी है। कंपनी अपना जो स्टैक सॉफ्टवेयर है थोड़े से 15-20 हज़ार रुपये ऊंचे दाम पर बेचती है, लेकिन उससे परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया हो जाती है। अब अच्छी बात यह कि इंडस्ट्री में देखें तो इसका रोल आउट 15 से 20% होता है, लेकिन 80 से 85% ईथर के जो कस्टमर्स हैं इससे प्रेफर करते हैं, तो अपने आप में काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब दरअसल जो दिल्ली की ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी आई है, यहाँ पर एक बड़ी बात ये कही गई है कि 2028 के बाद से 2 व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक होगा। ये जो आइस है इसे फेज आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली के प्रदूषण में देखें तो व्हीकल्स का बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर दिया जाता है। हालांकि बहुत स्मार्ट लोग हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि वो दिल्ली ना जाकर एनसीआर में रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे और फिर यूज़ कर लेंगे। तो अपने आप में आप देखें तो जुगाड़ तो हर चीज़ की निकल आती है, लेकिन खबर है, इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ये स्टॉक आउट परफॉर्मिंग है, वैसे भी आप देखें तो लगातार लाइफ हाइस पर चल रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। अब हो सकता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि सेलो न्यूज़ वाली कहानी यहाँ पर बन जाए, लेकिन इसे वॉच लिस्ट में तो ऐड करना ही पड़ेगा। तो एथर एनर्जी ये पहला स्टॉक है जिसे इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। दूसरा स्टॉक है JBM ऑटो, यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा। अब JBM ऑटो और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ये स्टॉक कैसे है जो पिछले एक हफ्ते में देखें तो लगातार बजिंग देखने को मिल रहा है। दोनों स्टॉक एक साथ ही आपको बता रहा हूँ क्योंकि इन दोनों का तर्क एक है। JBM ऑटो और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में अब दिल्ली सरकार की जो ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी है वो कह रही है कि जो स्कूल बसों की 30% फ्लीट होती है एटलीस्ट उसे ईवी होना पड़ेगा। वैसे भी आप देखें तो जो स्टेज का अडॉप्शन ईवी बसेस में देखने को मिल रहा है ये अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट है, और ये सप्लाई नहीं कर पा रहे, मांग इतनी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये 2 स्टॉक हैं, यहाँ पर फोकस रखिएगा। एक और स्टॉक है इसी खबर से जुड़ा हुआ तो मैं बता देता हूँ, तो मेरे 4 हो जाएंगे इसमें पूरे। अतुल ऑटो, यहाँ पर आप नज़र रख के चल सकते हैं। दरअसल ईवी की जो पॉलिसी है वो ये कहती है कि 2027 के बाद से जो 3 व्हीलर होते हैं ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक होंगे, और इलेक्ट्रिक में अतुल ऑटो काफ़ी बढ़िया कामकाज कर रहा है। इंसेंटिव्स की भी बात कही जा रही है, पहले साल में 50,000, दूसरे साल में 40, तीसरे साल में 30,000 के आसपास है। थोड़ा और विस्तार से समझना पड़ेगा, लेकिन ये जो चारों स्टॉक हैं इस अच्छी खबर के चलते फोकस में रहेंगे। ऑयल इंडिया पहला इस कड़ी में स्टॉक, अब वो जोड़िए, इन ग्रीन जोड़िए। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जब क्रूड करेक्ट कर रहा था वो मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आउट परफॉर्म कर रही थी, ऑयल इंडिया गिरा नहीं, कंसोलिडेट करता रहा। ऑयल इंडिया मेरे ख्याल से सबसे बड़ा प्योर प्ले एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन हो गया, ONGC और फिर ऑयल इंडिया दूसरा। पूरा लीनियर रिलेशनशिप ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों के हिसाब से। मिडल ईस्ट क्राइसिस चलते फिर ऑयल उबाल में है, $100 के ऊपर ब्रेंट के भाव आपको नजर आएंगे, और वो गणित सीधा सीधा हायर प्राइस रियलाइजेशन में कन्वर्ट होता है। तो ऑयल इंडिया इन ग्रीन रख लीजिए आज के लिए। दूसरा, अगर ऑयल इंडिया के लिए कुछ पॉजिटिव है तो सीधे सीधे OMCs के लिए खराब खबर है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट फेस करेगा।
फिर वो प्राइसियर कच्चा तेल, दूसरी दिक्कत की बात, अब तक पंप्स में पास ऑन हो नहीं रहा है, फिर मार्केटिंग मार्जिन स्क्वीज की तरफ बढ़ रहे होंगे। और पंप पे पास ऑन करना जब तक स्टेट इलेक्शंस हैं, वो गणित तो वैसे भी कह रहा है बड़ा मुश्किल काम है। तो आपने क्या करा, एक्सपोर्ट जो करते हैं आप डीजल और एटीएफ, उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी ताकि आप डिसुएड करें लोगों को कि इन ओएमसीज को कि एक्सपोर्ट मत करो, जो कुछ है डोमेस्टिक मार्केट में ही रखो। यही स्टेप हुआ वीकेंड पे। और कोलकाता या वेस्ट बंगाल का दूसरा चरण जो है वो 29 अप्रैल को है, अभी तो बहुत समय है। तो पंप में प्राइसेस नहीं बढ़ना, इनके मार्जिन स्क्वीज होना, गणित खराब है ही है। इन्होंने आउट परफॉर्म करा था अभी ऑफ लेट सारे के सारे ओएमसीज ने, तो इन रेड रखता हूं आज के लिए। आगे बढ़ रहा हूं। अगला है इंटरग्लोब एविएशन, दोनों तरफ से दिक्कत वाली, ये भी आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, गजब आउट परफॉर्म कर गया है, अच्छी तेजी बनी थी, इवन फ्राइडे को अच्छी तेजी के साथ कामकाज कर रहा था क्योंकि हम सब जियोपॉलिटिकल डी एस्केलेशन पे खुशी मना रहे थे। इंटरग्लोब एविएशन के लिए दो दिक्कत की बात है, एक तो एटीएफ की कीमतें, दूसरा मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, एटीएफ तो पास ऑन कर देते हैं और हम और आप कैसे ना कैसे मजबूरी है, उड़ना है तो आप देते भी हो। मिडल ईस्ट क्राइसिस का मतलब है वो एयर स्पेस की अनअवेलेबिलिटी या अवॉइड करना, वो ज्यादा टैक्सिंग है इन कंपनीज के लिए इस समय, इसलिए इंटरग्लोब को लाल ही रखता हूं आज के लिए। एक स्टॉक और जोड़ दीजिए इसमें, विप्रो। सारे पॉजिटिव जो आने थे वो अनाउंस हो गए, बायबैक के इन एंटिसिपेशन मैंने कहा था ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, और कुछ रिपोर्ट्स ने क्योंकि कह रखा था अपने प्रीव्यूज में विप्रो की बायबैक की तैयारी है, वही प्राइस भाव में बिल्ड इन हो रहा था। अब बायबैक का अपडेट आ गया, फ्राइडे को हमने उस पर रिएक्ट कर दिया। अब मेरे ख्याल से हकीकत का सामना करना है, थर्सडे को विप्रो के नंबर्स आने हैं और बहुत अनलाइकली है कि विप्रो अपने नंबर्स में कुछ भी पॉजिटिव्स डोल आउट करता हुआ आपको नजर आए, सिर्फ बायबैक के अलावा। और बायबैक का क्वांटम भी बाजार अब डाइजेस्ट कर रहा है, 16-17 हजार करोड़ रुपए का बायबैक होना चाहिए, तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया। मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग क्रीपन होगी, जो फ्राइडे को इसके पीयर्स में हो चुकी है। विप्रो को लाल रखा है। 6 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक। 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में इटर्नल, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। और इटर्नल पर मैं देख रहा हूँ कि ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बहुत बढ़िया रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिली है, कन्विक्शन वाली रिपोर्ट है। गोल्डमैन सैक्स स्टॉक के ऊपर देखें तो खरीदारी की राय के साथ जो टारगेट प्राइस है ये अब 350 रुपए से बढ़ाकर 380 रुपए का टारगेट दे रहे हैं। मार्केट के करेक्शन के साथ ये स्टॉक लुढ़क चुका है और 240 रुपए पर आ गया। इनकी तरफ से टारगेट है 380, पहले 350 का टारगेट था। अब ये बहुत सारे तर्क दे रहे हैं। एक तो ये बता रहे हैं कि जो टैम को लेकर कंसर्न्स हैं, टैम से मेरा मतलब है टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज, इसके जो कंसर्न्स हैं ओवरडन नजर आ रहे हैं। वेल पोजिशनड है इटर्नल कंपेयर टू स्विगी। ये बता रहे कि लगातार अब तक मार्केट शेयर ग्रैब किया है इटर्नल ने, आगे भी ये ट्रेंड बिल्कुल बरकरार यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ये बता रहे कि बुल केस में एटलीस्ट 74% की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है और अगर बेयर केस में डाउनसाइड देखें तो 18% है। यानी आप इस सिंपल तरीके से समझ लीजिए कि 240 रुपए के आसपास इटर्नल का जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है ये बहुत फेवरेबल लग रहा है। अगर बढ़ गया तो 74% की तेजी देखने को मिल सकती है, गिरावट आई तो मात्र 18% का करेक्शन आएगा। ये एज पर गोल्डमैन सैक्स से बहुत बढ़िया रिपोर्ट है, दिन के दौरान इसे विस्तार से भी समझेंगे। इसी के चलते इटर्नल देखेंगे कि कमजोर मार्केट में स्टॉक कैसे रिएक्ट करे, लेकिन रिपोर्ट बढ़िया थी, आपके साथ शेयर करना है, इसी के चलते इन ग्रीन रखा हुआ है। इसके अलावा रियल्टी स्पेस की चर्चा हम लगातार करते जा रहे हैं कि थोड़ा सा हाई बीटा है, मार्केट का मूड होता है तो रियल्टी स्पेस में बहुत ज़बरदस्त तेजी देखने को मिलती है। मार्केट में गिरावट आती है तो ये गिरने में भी सबसे पहले आगे होते हैं। अब डीएलएफ में देखें तो एक थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस लग रहा है। आप फ्राइडे के सेशन में देखें तो मोस्ट ऑफ द रियल्टी स्टॉक्स में बढ़िया तेजी देखने को मिली, चाहे आप ओबरॉय को देखें, प्रेस्टीज को देखें, लोड़ा को देखें, सब में बहुत बढ़िया मूव्स देखने को मिले थे। लेकिन डीएलएफ ये थोड़ा सा ऑफ आइज, बिल्कुल सुस्त सा एक्शन यहाँ पर देखने को मिला था। अब तो मार्केट आप देखिए ऑलमोस्ट 350 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। तो ये जो कमजोर वाले रियल्टी स्पेस के स्टॉक्स हैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, तो डीएलएफ इस स्टॉक को रखा है इन रेड। ओके, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया के रडार पे आज मेरे ख्याल से वो मेगा IPO जब आया था साल 2022, उसके बाद से कोई बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन तो हुआ नहीं है। आज है बोर्ड मीट, आज इस कंपनी का बोर्ड अपनी कॉर्पोरेट हिस्ट्री का पहला बायबैक देने पर विचार करने जा रहा है। सेंटिमेंट पॉजिटिव है, बाकी क्या है। और ऊपर से मेरे ख्याल से सेंटिमेंट पॉजिटिव ही नहीं, इसके लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए कि इससे चलते स्टॉक की लिक्विडिटी भी इंप्रूव हो रही होगी काफी हद तक।
LIC को फोकस में रखिए, पर इस डेवलपमेंट को सबको पता है और स्टॉक ऑलरेडी आउट परफॉर्म करना शुरू कर चुका था जब ये अपडेट आया था। पर आज इन फोकस, देखते हैं आउटकम क्या आता है। दूसरा, बजाज हाउसिंग फाइनेंस को रखिए अपने फोकस में। वो ब्रोकरेजेस, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सब छोड़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो है इसके शेयर होल्डर्स का लॉक इन खुलने जा रहा है। 1.5 साल एंड अबव वाला लॉक इन आज खुलेगा, यानी कि इस कंपनी की कुल आउटस्टैंडिंग इक्विटी का 25%, 210 करोड़ शेयर्स फ्री अप हो रहे हैं, एलिजिबल टू ट्रेड। नॉट नेसेसरली वो ट्रेड होने आएंगे, पर इन रेड रख रहा हूं, मूड भी थोड़ा सा सल्क करता हुआ, और इतना बड़ा चंक खुल रहा है तो इसमें से कुछ भी पीस मिल अगर आया तो वो इशू होगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लाल है और LIC इन ग्रीन, सिर्फ वॉच पे रखने के लिए। आखिरी के 2 स्टॉक है मेरी लिस्ट में, एक तो डिक्सन टेक है, यहाँ पर आप रखेगा खास फोकस। और इस स्टॉक में तो क्या गजब के गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, बहुत तगड़ा अंडर परफॉर्मेंस है। अब आज एक HSBC की तरफ से रिपोर्ट आई है जहाँ पर ये बता रही कि अभी तक ये जो मच अवेटेड वीवो का GVA आया नहीं है। मार्केट बहुत उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है, क्योंकि इसी के ऊपर आप देखें तो आगे की ग्रोथ, टॉप लाइन ग्रोथ टिकी हुई है। ये बता रही कि अगर और डिले हो गया तो FY27 की जो वॉल्यूम्स है यहाँ पर आपको तगड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और ये इम्पैक्ट इतना सिग्निफिकेंट होगा कि इन्होंने अपने FY27 एस्टिमेट्स में तकरीबन 8% की कटौती कर दी है। हालांकि टारगेट प्राइस आप देखें तो अभी भी इनकी होल्ड की रेटिंग के साथ मौजूदा भाव से ऊपर का है 11,500, लेकिन अगर ये ग्रोथ के एस्टिमेट्स में 8% की कटौती कर रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट माना जाएगा। आज मार्केट वैसे भी मूड मॉल सही नहीं है, तो डिक्सन टेक के स्टॉक को इन रेड लेके चल रहा हूँ। अच्छा, डिक्सन टेक में एक और खास बात है कि आप इसका एक बार डेली का रेंको चार्ट देखेगा, आपको समझ में आएगा कि 18,200 18,800 के पास एक डबल टॉप का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ था। उसके बाद से स्टॉक ने कभी पलट कर नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। सिर्फ एक बार प्रयास कीजिएगा देखने के लिए। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में एशियन पेंट्स, यहाँ पर आप नजर रख के चलेंगे। और क्रूड में जिस प्रकार से बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है, 7-8% के मूव्स देखने को मिले हैं, जाहिर सी बात है कि जो रिलेटेड स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं, यहाँ पर आपको एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब इसमें इन रेड जाने का कंफर्ट इसके लिए भी है क्योंकि फ्राइडे के सत्र में एक अच्छी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के चलते 4% का एशियन पेंट्स में मूव आ गया, तो एटलीस्ट 4% तो आज साफ होनी चाहिए। इसके लिए आखिरी स्टॉक है एशियन पेंट्स, जिसे रखा है इन रेड। आखिरी 2 स्टॉक्स में भाई टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स इन ग्रीन कर दिया। थोड़े से पेन के बीच में हो सकता है फार्मा एटलीस्ट एक स्टेबल शिप हो, पर इसको लेने की वजह थी या मेंशन करने की वजह थी क्योंकि US FDA ने इस कंपनी की बिलेश्वरपुरा यानी कि जो ऑन्कोलॉजी फैसिलिटी है उसको 6 से 10 अप्रैल के बीच इंस्पेक्ट करा था। उस इंस्पेक्शन की रिपोर्ट सामने आ गई है, वो कंक्लूड हुआ है 0 ऑब्जर्वेशंस के साथ, यानी कि कोई आपत्ति नहीं। अपने आप में अच्छी खबर, पर स्टॉक ऐसा भी नहीं, डाटा खड़ा हुआ ऑलरेडी नजर आएगा। वैसे फार्मा डाटा खड़ा हुआ नजर आएगा, मैं इन ग्रीन ही रखता हूं इसको। एक अलग से इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स को ग्रीन करा क्योंकि उन्होंने वीकेंड पे अपडेट दिया कि इनको 2 प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में, स्वच्छ महाराष्ट्र मिशन डायरेक्टरेट की तरफ से पुणे के लिए 587 करोड़ रुपीस और नासिक के लिए 385 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला है। जोड़ लीजिए 900 950 करोड़ रुपए के आसपास मेरे ख्याल से कुल मिलाकर ये ऑर्डर बैक करती हुई, इसीलिए इन ग्रीन रख दिया। 10 स्टॉक्स पूरे हो गए। क्विकली छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो इन्हीं टीम्स का एक क्विक रैप अप। और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। शुरुआत मैंने की क्रूड के इम्पैक्ट के साथ, तो HPCL और पेट्रोनेट LNG यहाँ पर रखेगा खास फोकस। इसके अलावा EV रिलेटेड स्टॉक्स में आज तेजी की उम्मीद है। एथर एनर्जी है, JBM ऑटो, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक और अतुल ऑटो इन स्टॉक्स को रडार पर रखेगा। इटर्नल पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट, DLF को रखा है इन रेड। डिक्सन टेक और एशियन पेंट्स, इन दोनों स्टॉक्स को भी रखा है इन रेड। 10 और जोड़ दीजिए, सिर्फ रडार पर रखिएगा। शुरुआत हो सकता है कमजोर हो, पर देखते दिन के दौरान कैसे प्रोग्रेस करते हैं। पर रडार पे क्या क्या रखा है? अदानी पोर्ट्स, लार्सन एंड टूब्रो, IOC, इंटरग्लोब, वेस्ट एशिया एस्केलेशंस के बीच वो पी स्टॉक्स फेल होने के चलते लाल थे, तो वही ऑयल इंडिया ग्रीन में था। ऐसे ही LIC, टोरेंट फार्मा और एनवायरो इंफ्रा अलग अलग न्यूज स्पेक्स के चलते इन ग्रीन थे। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जहां पे शेयर होल्डर लॉक इन एक और खुल रहा है, इसको लाल रख दिया।